हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT JEE 2010 का पेपर 1। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 3 जो कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट डाल रखे हैं IIT JEE 2010 के पेपर 1 का। ये पार्ट 3 होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा लंबा गैप हो गया है 2 वीडियो के बीच में, क्योंकि मैं बहुत सारे काम में उलझ चुका था। तो यार, यहाँ पे पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल 2 पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ टाइप का नेचर सबको पता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो ये जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 1, ये वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ बोल सकते हैं इसको। ये मैट्रिक्स पे बेस्ड पैराग्राफ था एंड इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लग रहा होगा। तो यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। एंड मैं ईजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें। तुम हो सकता है दूसरे जगह भी सॉल्यूशन देखोगे, बहुत सारे सॉल्यूशन तो अवेलेबल होंगे नहीं। तो हो सकता है तुम दूसरे जगह देखोगे, लेकिन जब यहाँ तुम देखोगे तुम्हें एक एक चीज समझ में आने वाली है, इतना गारंटी मेरा है। अब देखो, बोला है लेट पी बी एन ऑड प्राइम नंबर एंड टी पी विद द फॉलोइंग सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब देखो, ये जो 2x2 मैट्रिक्स है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ए इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी सी ए। 4 एलिमेंट है। ए बी सी की जो वैल्यू है वो 0 1 2 से लेकर के p-1 तक है। जहाँ पे p क्या है? p इज एन ऑड प्राइम नंबर। इसका मतलब p की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3 5 7 11 लाइक दिस। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है p, सिर्फ 2 नहीं हो सकता है। देन अब उन्होंने टीपी डिफाइन कर दिया। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस पैराग्राफ में इतना ही दिया हुआ था। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है द नंबर ऑफ ए इन टीपी, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे सच दैट ए इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बीच में और लगा हुआ है, मतलब सिमेट्रिक हुआ फिर भी चलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ फिर भी चलेगा, या दोनों हो फिर भी चलेगा। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे जो कि या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, एंड एट द सेम टाइम जो भी डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का वो डिविजिबल होना चाहिए पी से। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये मानूंगा कि मान लेते हैं लेट से कि भाई ये जो पी है ना, या ये मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक हो। ए इज सिमेट्रिक। अब सोचना, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, ये तुम्हें आना चाहिए। अगर मेरे पास ए गिवन है, ए बी सी ए, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो कितना होगा? ए बी सी ए। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में। अब बोला जाता है ए सिमेट्रिक तब होगा, ए सिमेट्रिक तब होगा जब ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। यहाँ से एक बार मैं डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसका यूज आने वाला, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखना, बोला है ए सिमेट्रिक है। अब तुम सोचो ए बी सी में ऐसा क्या कंडीशन आएगा जो ए सिमेट्रिक हो जाएगा। तुम बोलोगे ए बी सी ए की वैल्यू एग्जैक्टली ए बी सी ए के बराबर है। ये तब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू ए हो जाए, बी इज इक्वल टू सी हो जाए, सी इज इक्वल टू बी हो जाए, ए इज इक्वल टू ए हो जाए। है ना? दो मैट्रिक्स इक्वल है तो मैंने सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ए इज इक्वल टू ए, वो तो होता ही है। बेसिकली बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो सिमेट्रिक वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, बी इज इक्वल टू सी हो जाए, अगर मैट्रिक्स मान लेते हैं सिमेट्रिक है, देन उस टाइम पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी सी। सिंस सी इज इक्वल टू बी, तो इसको भी बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय पी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय पी, जहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है वो हमें पता है। ए की वैल्यू p-1 एंड 0,
एंड बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 से p-1 में जितने भी नंबर है वो सारे हो जाए, ठीक है। मैं बस मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मिनिमम लिख रहा हूँ। सिमिलरली b की वैल्यू हुई p-1 तक हो सकती है, सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी p-1। अब एक बात सोचो, दोनों नंबर्स को ऐड भी कर दिया जाए a और b को, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल एडिशन के साथ कितना हो पाएगा जब ये दोनों अपने मैक्सिमम पे होगा, डेट इज 2p-1 हो पाएगा। ओके, क्या 2p-1 p से डिविजिबल है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ओके, तो देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर तुम p में खेलते रह गए तो ऑब्वियस सी बात है, या तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सिंस हमारे जो सारे आंसर है वो p के फॉर्म में गिवन है, एंड सारे आंसर p के फॉर्म में एक नए नए अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन है। एंड p की जो वैल्यू है वो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग से खेलूंगा आईआईटी वालों के। मैं बोलूंगा भैया अगर मैं p की वैल्यू 3 ले लूं देन क्या क्या हो सकता है। 3-1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3-1 2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। दिस मीन्स अगर p की वैल्यू 3 लेने पे हमारा आंसर आ भी गया कुछ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, और अगर कहीं आंसर 4 ही आ गया तो मैं फंस जाऊंगा या तो a या तो b। तो ऐसा p मैं नहीं लूँगा, ऐसा p मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं लूँगा जिससे दो ऑप्शन में सेम वैल्यू आ रही हो। अब मैं सोचूंगा p की वैल्यू 3 कट गई, p की वैल्यू 5 लेके चेक करते हैं। लेट्स से मैंने बोला p इज़ 5, उस टाइम पे 5-1 4 का होल स्क्वायर 16, ये ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ वेज 16 आया। 5-1 4, 4 इंटू 2 8 अलग अलग आया है अभी 5, ये तो 16 + 1 17 हो गया, एंड ये आ गया 9। बेसिकली जब मैंने p की वैल्यू 5 ली उस टाइम पे चारों के चारों ऑप्शंस डिफरेंट आ गए। इसका मतलब अगर मैं p को 5 पहले से ही मान लूँ देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो एक ना एक आंसर आ जाएगा, एंड वो आंसर एग्जैक्ट मैं टिक कर पाऊंगा। चलो अब काउंट कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन। अब बोला गया है कि भाई ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सोच लो 0 1 2 3 4 तक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला है p-1 तक हो सकती है। हमने p को एज्यूम कितना किया है 5, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू 4 तक हो सकती है। अब सोचो, अब ऐसे सोचो a प्लस बी कब कब डिविजिबल हो जाएगा 5 से, इज डिविजिबल बाय p, एंड p की वैल्यू तो हमने 5 ली है, तो a प्लस बी कब कब डिविजिबल हो जाएगा 5 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a को डिविजिबल होना है अगर p से, दैट इज 5 से, तो या तो ये या तो ये दोनों में से कोई तो एक फैक्टर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर a प्लस बी डिविजिबल हो गया 5 से, दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ये कब कब पॉसिबल है, a की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 4 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेसिकली b की वैल्यू 0 हो जाए तो मैक्सिमम सम 4 ही आ पाएगा, नहीं हो पाएगा 5 से डिविजिबल। हाँ, a की वैल्यू जब 1 हो जाए, b की वैल्यू 4 हो जाए, उस टाइम पे पॉसिबल है। सिमिलरली a की वैल्यू 4 हो जाए, b की वैल्यू 1, मतलब ये दोनों केस पॉसिबल है। देन एक बार 2 3 या फिर 3 2, इसके अलावा सम कभी भी 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सम कभी भी 5 नहीं हो सकता है। इसको मैं जनरलाइज भी कर दूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर आपने तो एक पर्टिकुलर केस ले लिया एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बेसिकली देखो यार, तुम सोचो ऐसे पर्टिकुलर केस लो या फिर तुम जनरल केस लो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने वो वाला केस लिया ना जिसमें सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे थे, तो उससे मैं काउंट कर रहा हूँ, उससे मेरा लाइफ आसान हो रहा है बेसिकली। अब तुम सोचो अगर यहाँ 0 से p-1 होता तो क्लियरली वी कैन सी, एक 1 ले लो, एक p-1 ले लो, एक 2 ले लो, एक p-2 ले लो, एक 3 ले लो, एक p-3 ले लो, ऐसे करके काउंट कर लेते हैं। यहाँ तो वही चल रहा है ना, तो यहाँ से और वहाँ से सेम आंसर आने वाला है। ओके, ये बस इसलिए किया गया ताकि तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। इसका मतलब टोटल 4 वेज से a प्लस बी 5 हो सकता है, मतलब टोटल 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है a अभी तक। तो देन a माइनस बी डिविजिबल हो जाए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अब सोचो 0 1 2 3 4, इसमें कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट 5 या 5 का मल्टीपल हो, जिनका डिफरेंस।
तो ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा? बोलेंगे यार अलग अलग नंबर ले तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 0 1 ले लिया, 0 2 ले लिया, 0 3 ले लिया, 0 4 ले लिया, तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम सेम मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए उस टाइम पे पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ए और बी अगर सेम हो गया, दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय पी। बेसिकली 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो अब मैंने बोला ए इज इक्वल टू बी, मतलब अगर ए 0 लिया तो बी भी 0, ए 1 लिया तो बी भी 1, ए 2 लिया तो बी भी 2, ए 3 लिया तो बी भी 3, ए 4 लिया तो बी भी 4। ये टोटल कितने केसेस आ गए? 5 वेज। मतलब टोटल इधर से 5, इधर से 4। टोटल अभी तक कितने हो चुके हैं? टोटल मैट्रिक्स, टोटल ए पॉसिबल कितना हो चुका है? तो वी विल से 9। या तो ये या तो ये। तो सिमेट्रिक वाले केसेस में टोटल 9 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ओके, अब देखते हैं ये अगर जनरल केस होता तो कैसे करते हैं? 0 0 1 1 1 पी माइनस 1 पी माइनस 1। तो बेसिकली पी माइनस 1 केसेस यहाँ से आते हैं, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, अगर अब स्क्यू सिमेट्रिक होता, अभी तक तो हमने वही वाला केस लिया जिसमें ए वाज सिमेट्रिक। अगर अब हम लोग केस ले लें कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है देन ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए बी सी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी सी ए। दिस मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाए, ठीक है। दिस मीन्स ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, 2a इज इक्वल टू 0 आ गया, ए इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाए। इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? ए स्क्वायर माइनस बी सी था। अब ए स्क्वायर माइनस बी सी में ए तो 0 हो गया एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी है, मतलब सी इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर आ गया। अब सोचो किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लिया, वो कभी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा? बी स्क्वायर कभी डिविजिबल होगा? मतलब तुम ऐसे ही नंबर सोच लो, 0 ले लिया, 1 ले लिया, बी 0 ले लिया, तो बी 0 वाला केस तो इधर आ गया ऑलरेडी, क्योंकि बी 0 लिया, ए 0 है, दिस मीन्स ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 वाला केस यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो गया, तो ये वाला केस होगा ही नहीं। तो ए 0 ले नहीं सकते क्योंकि ए 0 वाला ऊपर हो गया। अब ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ केस पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर ए 0 है, बी को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर कभी 1 आएगा, 1 कभी 5 से डिविजल। बी को 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 भी नहीं डिविजिबल होगा। 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। इस तरीके से ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। दिस मीन्स इन स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस एक भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं होगा जो 5 से डिविजिबल हो जाए, है ना। दिस मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स में एक भी ऐसा केस नहीं होगा जो पी से डिविजिबल हो जाए। हेंस टोटल आंसर 9 होना चाहिए। टोटल आंसर 9 होना चाहिए, तो वी कैन क्लियरली सी 9 आंसर तो डी में है। और अगर हम इसको जनरल केस से भी काउंट करते ना, आंसर 2p माइनस 1 आता, ऑब्वियस सी बात है। हेंस ऑप्शन इज डी। इसलिए मैंने बोला था ये बहुत ही ईजी तरीका हो गया, ठीक है। तो ईजी वे खोजना चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि नहीं क्वेश्चन से अड़ जाना है कि मुझे तो हार्ड वे से ही सॉल्व करना है। भाई तुम किसी वे से सॉल्व करो, अल्टीमेटली मार्क्स उतना ही मिल रहा है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। द नंबर ऑफ ए इन टी पी सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल। फिर से ए को मैं यहाँ लिखते रहूँगा, ए बी सी ए लिखा हुआ था। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है वहाँ बता भी दिया है नोट में। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल को ऐड किया तो वो 2a आ गया। अब ध्यान से देखना, और हमने मान भी लिया है कि ए और बी और सी की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 है। पी इज इक्वल टू 5 लिया। एक बार बस चेक कर लेंगे, पी इज इक्वल टू 5 से यहाँ भी सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं ना, तो पी इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस 1, ये आ गया 21, ठीक है। तो ये आ गया 4 84। यहाँ से 21 25 माइनस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, ये तो 84 से 109 है, ठीक है। देन 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 1 4 इंटू 25 माइनस 2 23। चारों ऑप्शन अलग है, पी इज इक्वल टू 5 डालने।
अब चेक कर लेना है बस। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2a एंड ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाई पी। सबसे पहली बात तो ए पे ही कंडीशन आ गया। ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाई पी, ये डिविजिबल बाई पी नहीं होने से मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो ट्रेस ऑफ ए डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ए अगर 0 नहीं हुआ दिस मीन्स 1 2 3 4 में से कुछ होगा एंड दिस कैन नेवर बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये कंडीशन वैलिड है। बट एट द सेम टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज ए स्क्वायर माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए स्क्वायर माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय पी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाय पी हो जाना चाहिए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाय पी हो जाना चाहिए। अब ये सोचो ए की वैल्यू 0 नहीं है तो ए कैन बी इक्वल टू 1, ए कैन बी इक्वल टू 2, ए कैन बी इक्वल टू 3, ए कैन बी इक्वल टू 4। ए अगर 1 है तो उस टाइम पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस बी इंटू सी। 1 माइनस बी इंटू सी को अगर डिविजिबल बाय 5 होना है, क्योंकि पी की वैल्यू तो हमने 5 मान ली, तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 5 10 -5 -10 -15 ये सब होना चाहिए। 1 माइनस बी सी 0 हो सकता है क्या? अब बी पे कंडीशन आया, बी की वैल्यू 0 ले ली मैंने तो उस टाइम पे सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी कैन बी 0 1 2 3 4, लेकिन इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। दिस मीन्स बी कांट बी इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू 1 ले ली मैंने देन c की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? बोलेंगे यार 0 नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ जाएगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सी की बी सी की वैल्यू ना 1 के साथ नहीं ले सकते हैं कुछ भी। ओके, देन सी की वैल्यू लिया, सॉरी बी की वैल्यू ले ना, बी की वैल्यू अगर 2 ले ली मैंने तो 2 इंटू 1 2 इंटू 0 ये सब ले नहीं सकते हैं। 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 3, हाँ उस टाइम पे सी की वैल्यू 3 ले सकते हैं। बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 आ गया विच इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब इसका वाई से वर्सा भी। ठीक है, ओके। जब बी की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो उस टाइम पे सी की वैल्यू 2। ओके, जब बी की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो उस टाइम पे सी की वैल्यू 4 ही ले सकते हैं। ओके, तो बी की वैल्यू 4 लिया तो सी की वैल्यू 4 ले लिया, उसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? मतलब ए इज इक्वल टू 1 के साथ कितने केसेस पॉसिबल है? 1 2 3। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 2 ले लिया तो कितने केस पॉसिबल होंगे देख लेते हैं। ए की वैल्यू जब 2 ले ली तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? बोल देंगे यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 4 माइनस बी सी आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 4 माइनस बी सी आ गया तो अब बी पे चेक करो, बी पे चेक करो तो बोलेंगे बी इज इक्वल टू 1 लिया, अगर बी इज इक्वल टू 0 लिया तो नहीं पॉसिबल, बी इज इक्वल टू 1 ले लिया तो 1 इंटू 2 नहीं, 1 इंटू 3 1 इंटू 4, सी की वैल्यू 4 ले सकते हैं। ओके, बी की वैल्यू 2 ले ली तो बी की वैल्यू 2 ले ली तो 3 2 इंटू 0 नहीं, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ले सकते हैं। सी की वैल्यू 2 ले सकते हैं। 2 इंटू 3 नहीं ले सकते, 2 इंटू 4 भी नहीं ले सकते है ना। 8 -4 आएगा। कैसे चेक कर रहा हूँ समझ में आना चाहिए। बी इज इक्वल टू 3 ले लिया तो बी इज इक्वल टू 3 ले लिया तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगा। 3 इंटू 1 नहीं लेंगे, 3 इंटू 2 भी नहीं लेंगे, 3 इंटू 3, हाँ 3 इंटू 3 चलेगा। ओके, देन बी इज इक्वल टू 4 ले लिया तो 3 इंटू 4 नहीं चलेगा ना, 3 इंटू 4 12 12 माइनस नहीं चलेगा। बी इज इक्वल टू 4 ले लिया तो बी इज इक्वल टू 4 ले लिया तो 0 नहीं चलेगा। 4 इंटू 0 4 इंटू 1 4 इंटू 1 चलेगा, मतलब सी की वैल्यू 1 चलेगा।
4 × 2 नहीं चलेगा, 4 × 3 नहीं चलेगा, 4 × 4 भी नहीं चलेगा। ये कितने पॉसिबल हुए? 1 2 3 4 केस पॉसिबल हो गया यहाँ। सिमिलरली ए की वैल्यू 3 ले लिया तो 9 माइनस बी सी आ गया। फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लिया, यहाँ से मेरे हिसाब से 5 केसेस आ जाएंगे, है ना। तो क्लियरली हमें दिख रहा होगा ए के लिए बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो बी के लिए भी 4 ऑप्शंस है। उस टाइम पे सी का वैल्यू फिक्स हो जा रहा है। सोचो सोचो सोचो, मैंने क्या बोला? यहाँ बी है ना, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 1 नहीं लिया ना, हाँ वही ना। बी की वैल्यू 1 लेंगे, सी की वैल्यू 1 लेंगे, तो उस टाइम पे भी आ जाएंगे। यहाँ भी 4 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जब ए की वैल्यू 1 ली थी तो बी 1 2 3 4 सब हो सकता था, उस टाइम पे सी एक फिक्स हो जा रहा है। जब ए की वैल्यू 2 ली, फिर से बी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, हमेशा एक सी आ जा रहे हैं। मतलब जब ए बी सी की वैल्यू देख रहे हैं हम, ए की वैल्यू अगर 4 तरीके से ले सकते हैं तो बी की वैल्यू भी 4 तरीके से ले सकते हैं, तो उस टाइम पे सी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, डेट इज 16। अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में करते हैं तो ए की वैल्यू p-1 वे से ले सकते थे, तो बी की वैल्यू p-1 वे से, एट द सेम टाइम सी फिक्स हो जाता, तो आंसर p-1 का होल स्क्वायर आ जाता। आंसर p-1 का होल स्क्वायर आ जाता, ठीक है। चलो देखो, p-1 का होल स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी से हो रहा है ये सारे क्वेश्चन, एंड आई होप तुम्हें समझ में भी आ रहा है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी पैराग्राफ का है। देखो, बोला है द नंबर ऑफ ए इन टी पी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाई पी। इस बार उल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाई पी अभी तक देख रहे थे, अब बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाई पी। ठीक है, देख लेंगे। पी इज इक्वल टू हमने 5 माना था ना, उससे लाइफ आसान हो रहा था। तो ये 5² 25 × 2 50, 5³ 125 × 25 100, 5³ 125 माइनस 15 110, 5³ 125 माइनस 25 100। यहाँ पे 5 डालने पे 2 ऑप्शन सेम आ रहा है, लेकिन लेट्स चेक कि यहाँ पे कुछ और तो नहीं हो रहा है। मतलब बी और डी में से कोई ऑप्शन ना आके कहीं ए और सी आ जाए, क्योंकि मैं पी की वैल्यू 7 नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट डिविजिबल बाई पी। तो इसमें तो हम लोग ये कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज उसमें से माइनस कर दो व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज डिविजिबल, क्योंकि ये तो हमें पता है डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई पी। तो टोटल तो बहुत ईजी है, ए की वैल्यू पी तरीके से, क्योंकि 0 से लेकर के p-1 तक ऑप्शन है, तो ए की वैल्यू p वेज से, बी की वैल्यू p वेज से, सी की वैल्यू p वेज से, तो p³ वेज से। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज डिविजिबल बाई पी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया क्या था, तो वो बोला था i(a² - bc)। अब यहाँ पे 2 केस है, एक केस व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाला केस तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, और सेकेंड केस विल बी ए इज़ इक्वल टू 0, ए इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ईजी हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज डिविजिबल बाई पी एट द सेम टाइम ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो तो हमने ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 2 में कैलकुलेट कर लिया, p-1 का होल स्क्वायर, p-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है p-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइड लोड नहीं लिया है मैंने, p³ माइनस p-1 का होल स्क्वायर। सिस्टम भी हैंग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एंड ए जब 0 होगा, तो ए अगर 0 हो गया तो सोचो ये तो सिर्फ माइनस बी सी आ गया, एंड इनका प्रोडक्ट अब हमें क्या चाहिए, पी से डिविजिबल चाहिए। तो बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, उस टाइम पे सी कैन बी पी ऑप्शंस, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस टाइम पे बी कैन बी पी ऑप्शंस। लेकिन इन दोनों पी ऑप्शन में टोटल हो गया 2 पी ऑप्शन। एक चीज़ सोचा जा सकता है कि एक 0,0 वाला केस जो है वो इसमें भी काउंट हो रहा है, क्योंकि सी है पी ऑप्शंस, तो मतलब 0 से लेकर के p-1 तक सारे ऑप्शंस। तो b इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 पहले वाले ऑप्शन में आएगा,
सिमिलरली सी इज इक्वल टू 0 है तो इसमें पी ऑप्शन है, डेट इज 0 से p माइनस 1 तक, तो सी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 इसमें भी काउंट हो जाएगा, उसको बस माइनस कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करने से ही आ जाएगा, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस 2p माइनस 1, 2p कट गया, 1 1 कट गया, तो ये अल्टीमेटली आ गया पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, डेट इज ऑप्शन नंबर डी ही आ गया। ठीक है, तो यार ये पैराग्राफ वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसानी से तुम्हें समझा दिया है, बहुत ही इजी वे तरीके से। ठीक है, अभी एक और पैराग्राफ बच रहा है, उस पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा पेपर 1 पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट पेपर 2 एंड अब कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। हो सकता है कभी वेबकैम ऑन रहेगा, हो सकता है कभी वेबकैम ऑन नहीं रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।